Hello everyone, welcome to our channel and today we will discuss the second lecture of the vectors। हमारा एक लेक्चर वेक्टर्स का पहले हो चुका है। उसमें हमने देखा था कि व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स। मतलब उसमें बहुत बेसिक बातें थी, पर वो बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं पता होगा ना, तो आपको बेसिक फील नहीं आ पाएगा कि मतलब आगे ये चैप्टर में चल क्या रहा है। आप लोगों को एज सच कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत मैथमेटिकल लगेगा। वो जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने बहुत एकदम बेसिक से आपको फील दिया है कि वेक्टर्स होता क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। पर यहाँ पे हम लोग एक बार एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं कि व्हाट वेक्टर्स होते क्या है। वेक्टर्स मतलब कि किसी भी चीज़ के पास अगर डायरेक्शन है, अगर किसी भी क्वांटिटी के पास कोई अगर डायरेक्शन रखता है तो वेक्टर्स है, वेक्टर है। जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एक्चुअली वेलोसिटी होता है कि स्पीड। स्पीड तो आप लोग जानते होंगे, स्पीड प्लस डायरेक्शन। कोई मान लीजिए कोई अगर बाइक 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पर अगर आप उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर दें कि मतलब वो ईस्ट की तरफ चल रही है, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ से पता चलता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। मगर अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन अटैच कर देते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जो होती है वेलोसिटी। एक और चीज़ होती है जैसे होता है कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कि एक चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस को एक स्पेसिफिक कर दिया कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर चला है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चला 5 मीटर। अगर 5 मीटर के हिसाब से आपने उसमें डायरेक्शन मान लीजिए ईस्ट की जगह बार बार ईस्ट हो जा रहा है, तो ईस्ट की जगह पे मान लीजिए वेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर वेस्ट में चला तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मतलब कि अगर किसी भी चीज़ के साथ आप डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं, अगर वो कोई क्वांटिटी डायरेक्शन रखती है तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपसे जैसा कि पहले ही कहा था कि आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। वहाँ से बेसिक से बात करी गई है, तो आप लोगों को वो लेक्चर देखना चाहिए। तो इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेन लेक्चर में ये देखेंगे कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है। मतलब आज का जो लेक्चर है उसमें ये देखा जाएगा कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं वेक्टर्स को जोड़ने के। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हमने जो पिछले अभी थोड़ी देर में देखा वो तो थोड़ा क्विक रिवीजन था, कि मतलब कि रिकैप हो जाए, आपको रिकॉल हो जाए कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा क्या था। पर एक्चुअली अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हेड टेल मेथड से कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। पर आज हम थोड़े कुछ दूसरे लॉज भी देखेंगे कि दूसरे तरीकों से वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है। तो टोटल 3 मेथड्स होते हैं, 3 लॉज होते हैं जिनसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। पहला तो होता है कि एक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि होता है कि हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पर आज हम लोग और देखेंगे कि एक और लॉ होता है कि पैरेललोग्राम लॉ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है और इससे वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है। और हमारा थर्ड मेथड है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको भी हम लोग आज इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो हेड टेल मेथड है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक मेथड। मतलब कि अगर आपको ये आता है नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको ये 2 लॉज नहीं आते हैं, ये दो मेथड अगर आपको नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत है। अगर हम आपसे ये कहा जाए कि हेड टेल मेथड या पैरेललोग्राम लॉ, इनमें से कोई आपको एक भूल जाना है, तो आप कौन सा भूलना प्रेफर करेंगे? कि आप कौन सा भूलना चाहेंगे? तो आप ये कभी ना कह दीजिएगा कि आपको पैरेललोग्राम लॉ भूल जाना है। ये कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये आगे आने वाले लेक्चर्स में या कि आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज़ होने वाला है। इसको आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए। कभी भी पेपर में भी नहीं आता है, ना जेईई में आता है, ना कहीं आता है, स्कूल्स में भी नहीं आता है।
लेकिन ये जो दो मेथड हैं ये आपको हमेशा काम आएंगे और इसको कभी नहीं भूलना है। आपसे बार बार कह रहे हैं, कभी नहीं भूलना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है और ये ट्रायंगल लॉ क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। तो देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। मतलब कि क्या है कि एक वेक्टर मान लीजिए आपने ऐसा बनाया और अब आपको टेल टू टेल वेक्टर ज्वाइन करना है कि मतलब ये टेल है, इससे आप एक वेक्टर ऐसा बना दीजिए। तो ये वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो गए और इसके आगे क्या होगा कि एज टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कि आपको इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है कि ये दो पैरेललोग्राम की साइड्स लगें और इसके बाद आप इनको ऐसे मतलब कि इमेजिनरी एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। इसके आगे ये लिख सकते हैं कि कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम, इमेजिनरी पैरेललोग्राम मतलब कि आप इसको पहले तो दो वेक्टर्स ऐसे बनाइए कि टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएं और वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स लगें और उसके बाद आप एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। और मान लीजिए अगर आप कि ये कोई वेक्टर v1 वेक्टर था और ये कोई v2 वेक्टर था, तो अगर आपको इसको ऐड करना है तो इसका ये जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, ये यहाँ से जो इस पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आंसर यही होगा आंसर। इसको आप नाप लीजिए तो वो इसका मैग्नीट्यूड बता देगा कि यही, इसको जो इनका सम करके यही वेक्टर आएगा। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है 5 जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन उसकी ईस्ट है, और बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है। अगर आप इसको यहाँ बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको पहले यहाँ बनाएंगे, एक 5 ईस्ट की तरफ यहाँ पे बनाएंगे, फिर 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट मतलब कि 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री यहाँ पे, तो ये ईस्ट से 60 डिग्री ऐसा बनाएंगे दूसरा वेक्टर। अगर आप फिर इसको स्केल से नापेंगे तो ये बहुत बेहुदा चीज़ हो जाएगी। किसी भी वेक्टर को मतलब स्केल से नापेंगे आप, ऐसा आप कहाँ तक करते रहेंगे। मतलब कि मान लीजिए जेई का पेपर चल रहा है और आप वहाँ पे स्केल से वेक्टर ही नाप रहे हैं, तो उसमें फिर आपको बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी और वैसे भी। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है और वो होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसका स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा जो होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए वेक्टर है, मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये मान लीजिए कि बी वेक्टर है, तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है इसको थीटा कहते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने का ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे, चिंता ना करिए। फिलहाल के लिए आप याद रखिए, आने वाले मतलब इसी लेक्चर में आगे हम इसको डेराइव भी आपको करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। पर अभी के लिए आप थोड़ा याद कर लीजिए कि ये कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है, पर यहाँ पे ये कॉस थीटा वाला टर्म बस एक्स्ट्रा थोड़ा आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ही देख लें, जैसे कि ये लिखा ही हुआ है कि ए वेक्टर है 5 और बी वेक्टर है 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हैं कि ए वेक्टर दिया हुआ है 5, ये है ईस्ट की तरफ, और ये बी वेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6। तो अगर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखिए कि आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 2 ए वेक्टर है 5 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा, और जब आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा तो आप उसके बाद रिजल्टेंट का स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो वो फिर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ही आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिजल्टेंट, मतलब कि पैरेललोग्राम यही होता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने पढ़ लिया तो अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो वो चीज़ सीखना ही बेकार है, मतलब उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमको पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड 2 वेक्टर्स 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स एट 90 डिग्री। मतलब कि एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर ऐसे दिया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स, और आपको उनको ऐड करना है, और उनके बीच का एंगल यानी कि थीटा दिया गया है 90 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आंसर होगा जो वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो होगा। मतलब कि इनको और इनको जोड़ के आपको एक आंसर लाना है, मान लीजिए आर वेक्टर लाना है, तो उसका हम लोगों को आंसर बताना है कि क्या होगा। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है कि आर स्क्वायर यानी कि जो रिजल्टेंट होता है आंसर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको आपने माना कि ए वेक्टर, तो इसका यहाँ हो जाएगा कि 6 का स्क्वायर प्लस बी हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे ये होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री आएगा, तो ये हो गया कि ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस कॉस 90 तो होता ही है 0, तो ये पूरा टर्म ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आ गया 100, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर इज इक्वल टू √100। तो यहाँ पे आर की वैल्यू एक आ सकती है +10 और एक आ सकती है -10। तो हम लोग यहाँ पे +10, मतलब कि आर की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो आर की वैल्यू हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। तो यहाँ पे आर वेक्टर आ गया, आर का मैग्नीट्यूड आ गया 10, तो यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू 10, पर यहाँ पे ये जो 10 आया है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। और आप लोगों को ये नहीं लगता कि जब आप लोग दो वेक्टर्स जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही आएगा। कोई वेक्टर जोड़ेंगे तो उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड 3, और जो रिजल्टेंट आया तो ये भी देखिए किसी डायरेक्शन को तो ये बता ही रहा है कि ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर एक डायरेक्शन भी शो करता है। तो यहाँ से तो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो बता सकता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल सकता है। लेकिन क्या बात डायरेक्शन की क्या है, डायरेक्शन हम लोगों को कैसे पता चलेगी, तो वो देख लेते हैं कि हम लोग डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं किसी भी वेक्टर की।
हाँ, तो हम लोग को ये देखना था कि इस हम ये जो आर वेक्टर दिया हुआ है, ये जो आर वेक्टर है, हम लोगों को इसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो यार इसकी डायरेक्शन कैसे पता करी जाए? तो डायरेक्शन पता करने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके से ये अल्फ़ा, मतलब कि ये जो एंगल है, मान लीजिए ये अल्फ़ा है, अगर आपको किसी भी तरीके से ये एंगल अल्फ़ा पता चल जाए तो आप इस अल्फ़ा की मदद से ये बता सकते हैं कि वो वेक्टर कितना ऊपर है। और अगर ये आपने ये बता दिया कितना ऊपर है तो उसकी डायरेक्शन तो आराम से पता ही चल जाएगी। तो मेन बात इस अल्फ़ा की, अगर आपको ये अल्फ़ा किसी भी तरीके से पता चल गया, यही फंस रहा है, अगर आपको ये अल्फ़ा ही पता चल गया तो आप आराम से इसकी डायरेक्शन, मतलब कि आर वेक्टर की डायरेक्शन आसानी से बता सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ये होता है कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले से दिक्कत ना लीजिए, मतलब इससे डरिए नहीं कि अब ये फॉर्मूला उठपटांग सा कहाँ से आ गया। पहली बात तो ये क्लास 11th है, यहाँ पे एकदम एक से एक फॉर्मूले आएंगे और आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, इसी तरीके से आगे भी फॉर्मूले आते रहेंगे और आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। पर आप चिंता ना करिए, इसकी डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूले आए कहाँ से। पर यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ आर, ये बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इससे हमको यही पता चल रहा है। तो ये जो 2 फॉर्मूले थे, आप लोग बहुत गालियाँ दे रहे होंगे कि अब ये आया कहाँ से, एकदम ऐसे ही लिख दिए अन्ना। पर चिंता ना कीजिए, इसका हम प्रूफ भी देखने वाले हैं कि ये दोनों फॉर्मूलेज आए कहाँ से। तो चलिए अब इसके डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये जो वाला जो फॉर्मूला था ये एक्चुअली आया कहाँ से। ये जो फॉर्मूला है ये डराइव कहाँ से हो गई, ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख कहाँ से दिया है। आप लोग इससे शायद डर भी रहे होंगे कि ऐसे ये फॉर्मूला आ गया पता नहीं कहाँ से। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। तो मान लीजिए ये कोई एक पैरेललोग्राम दे रखा है और हम इसी से ये प्रूफ करेंगे कि ये जो आर वेक्टर है ये ऐसे ये आया कहाँ से, इस फॉर्मूले से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मान लीजिए ये लाइन है, इसको आप लोग आगे एक्सटेंड कर लीजिए। तो ये सब करने से पहले इन पॉइंट्स के थोड़े नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये O है। हाँ, तो अगर आप जब ये लाइन आपने एक्सटेंड करी थी उसके बाद जब आपने ये लाइन एक्सटेंड कर दी उसके बाद आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे गिरा दीजिए। इतनी बात समझ में आती है कि अगर यहाँ से आप जब लाइन ऐसे आगे एक्सपेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, ये एंगल 90 डिग्री और ये पॉइंट मान लीजिए P है, आपने ये ऐसे लिख दिया। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये Q है। मानने में यार क्या जाता है, कुछ भी मान लीजिए। ये ऐसे पॉइंट्स मानने का कुछ रीज़न है जो आपको आगे पता चलेगा। हाँ, तो अब हम लोगों ने ये ऐसे कर लिया है। उसके बाद अब आप लोग ये देखिए कि ये जो ट्रायंगल है PQO, ये वाला जो ट्रायंगल है, हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल POQ। हाँ, इसमें आप लोग देखिए कि इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि जो कॉस थीटा होता है, मान लीजिए कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो सबने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो सबने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये P अपॉन एच, और ये B अपॉन एच क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहीं से आप देख सकते हैं कॉस थीटा जो होता है वो B अपॉन एच होता है। तो जब कॉस थीटा B अपॉन एच होता है तो यहाँ पे B अपॉन एच मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा में ये बेस क्या है, तो यहाँ पे बेस है PQ। तो यहाँ पे बेस देखिए, बेस है PQ, बेस है PQ और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी PO। ये हो गई हाइपोटेन्यूस
पी ओ हो गई। अगर आप यहाँ पे अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा कि पी ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। आपने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पी ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू आ जाता है। यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। पी ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ से ये आ गया। हाँ, अब इसी ट्रायंगल में अगर आप लोग साइन थीटा देखें, इसी ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है कि पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया कि ओ क्यू, परपेंडिकुलर हो गया ओ क्यू, और हाइपोटेन्यूस हो गया पी ओ, हाइपोटेन्यूस हो गया पी ओ। तो अगेन आप यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ साइन थीटा, यहाँ से ये आ गया। ये तो यार वैसे मैथमेटिकल चीज़ है, लेकिन अगर आप लोग ये डायरेक्टली यूज़ करना चाहें, मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है इसको आप ऐसा बना लीजिए, ये था पॉइंट P, ये था Q, ये था O, ये वाला जो ट्रायंगल है हमने उसको यहाँ अलग से बना लिया। ये एंगल मान लीजिए ये जो थीटा है ये मान लीजिए। तो यहाँ पे जब आपको ऐसे कोई चीज़ दी हो, मतलब ऐसे ट्रायंगल में आपको ये और ये निकालना हो, तो यहाँ पे जो कॉस, ये जो पी ओ है इसके जो ठीक नीचे होता है, मतलब थीटा के साथ वाला जो होता है, जो थीटा यहाँ पे है ना, इसके साथ ये जो ये वाली लाइन है थीटा के साथ वाली, ये हमेशा हो जाएगी कॉस थीटा वाली लाइन। ये तो हो जाएगा कि पी ओ कॉस थीटा, और ये जो पी ओ कॉस थीटा के ठीक सामने होता है वो पी ओ साइन थीटा हो जाएगा। हो सकता है कि अभी आप लोगों को इसमें थोड़ा समझ ना आया हो, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। पर ये आप लोगों को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि कोई ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, अब की बार थीटा मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये मान लीजिए ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। आप लोगों को ये वाली साइड निकालनी है और ये वाली साइड निकालनी है, ये इस तरीके से निकालनी है। तो जो ए बी के साथ वाली लाइन होगी, मतलब थीटा ए बी, और ये जो इसके साथ वाली लाइन है, जो ये साथ वाली लाइन होती है ये हमेशा कॉस थीटा का रोल प्ले करती है। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या होगा कि ये जो ए बी लाइन है और ये जो थीटा है, इन ये जो लाइन है और ये जो कॉस, मतलब कि ये ए बी लाइन और ये बी सी और ये थीटा इनके बीच में आ रहा है, तो ये वाली लाइन हमेशा ए बी कॉस थीटा हो जाएगी, और जो इसके ठीक सामने वाली हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग को इतना ये लंबा मेथड अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये सब तो बेसिक है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। आप लोग ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इतना सब ये जो तामझाम है, इतना सब निपटाने के बाद हम लोगों को ये करना है कि अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल देखें कि ये ट्रायंगल ओ क्यू एम, ये जो ट्रायंगल है ओ क्यू एम, इस वाली ट्रायंगल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ क्यू एम, इस ट्रायंगल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो एम ओ का स्क्वायर, एम ओ की वैल्यू कितनी है आर, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है आर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। और यहाँ पे एम क्यू मतलब इतनी वैल्यू तो ए थी, और हमने पी क्यू कितना निकाला, पी क्यू निकाला पी ओ कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि, और यहाँ पे पी ओ की वैल्यू कितनी है, पी ओ की कितनी वैल्यू है, पी ओ की वैल्यू मतलब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो बराबर ही होती हैं। तो अगर
एम एन की वैल्यू बी है तो इसकी भी वैल्यू बी होगी। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मतलब कि जो पैरेललोग्राम होता है इनकी आमने सामने की साइड्स की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग यार, आप लोगों को 10th में बताया गया होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू एम एन की वैल्यू बी है तो पी ओ की वैल्यू भी बी ही होगी। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए प्लस, मतलब हमें एम क्यू की वैल्यू चाहिए है तो यहाँ पे ए प्लस पी ओ कॉस थीटा, और पी ओ की वैल्यू कितनी थी तो बी, तो बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ओ क्यू कितना है, ओ क्यू का स्क्वायर निकालना है। तो ओ क्यू कितना था पी ओ साइन थीटा, और पी ओ की वैल्यू कितनी थी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, अरे यार मतलब हद हो गई, मैं ये भी भूल गया कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जब हम लोग देखिए यहाँ पे अब ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से जब हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी वो थोड़ा ऐसा उल्टा हो गया, स्पेस की कमी है इसलिए। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा आर के। तो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर दिस फार्मूला। तो अब हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि जो डायरेक्शन वाला फार्मूला है वो कैसे आया। हाँ तो देखिए, इतना सारा तामझाम करने के बाद, इतनी नौटंकी करने के बाद, ये इतनी सारी मेहनत करने के बाद, अगर अभी भी हमको उतनी ही मेहनत करके अब ये डायरेक्शन वाले फार्मूले को निकालना पड़े तो यार बेकार है, पसीने आ जाएंगे, मतलब इतना टाइम लग गया तो यार बेकार ही है। मतलब अब हमको ये फार्मूला निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल था ना OQM, इसी में हम लोग tan अल्फ़ा लगा देंगे कि ये एंगल जो है अल्फ़ा मान लीजिए। तो अगर हम इसमें tan अल्फ़ा लगा दें तो tan अल्फ़ा होता क्या था, वही परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया P/B। तो यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि यहाँ ट्रायंगल MOQ में अगर आप tan अल्फ़ा लगा दें तो परपेंडिकुलर हो गया OQ और बेस हो गया MQ। तो यहाँ पे OQ हो गया और ये MQ हो गया। तो यहाँ पे अगर आप जब OQ की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी बी साइन थीटा, हम लोग निकाल चुके थे। तो OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी बी साइन थीटा, और जब आप लोग MQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी A प्लस MQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो MP प्लस PQ, और PQ की आपने वैल्यू कितनी निकाली थी PO कॉस थीटा, और यहाँ पे PO की कितनी वैल्यू थी, यानी कि PO की वैल्यू थी B। तो यहाँ पे हो जाएगा PO कॉस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं PO कॉस थीटा पर PO की वैल्यू कितनी थी, PO की वैल्यू थी B। तो यहाँ पे हो जाएगा B और ये हो गया
tan अल्फ़ा ही तो आपने निकाला है। तो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर tan अल्फ़ा। ये रहा फॉर्मूला, डेरिवेशन भी हो चुका है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो डेरिवेशन हमारा फिनिश। तो हम लोगों के दोनों फार्मूलाज डेराइव हो चुके हैं, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो दो फार्मूलाज क्या थे, कैसे थे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा टाइप का है। इसमें जो पिछले दोनों फार्मूलाज थे वो दोनों यूज होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच एट ए पॉइंट एज शोन, फाइंड द रिजल्टेंट। मतलब कि 6 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं जिनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, और आपको उनका रिजल्टेंट बताना है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर आपको आ गया तो क्रॉस चेक करिए एक बार आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए, आप लोगों ने पॉज किया होगा और अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा एक फॉर्मूला था कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस वाज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ तो सेम ही हैं, आप कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा फिर 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू cos 60 यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है इसलिए cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये भी हो गया, देखिए 6×3 18 दूनी 36, तो ये हो गया 3 इंटू 6 स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा तो r आ जाएगा 6√3। तो रिजल्टेंट हो गया 6√3। तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन दिया नहीं है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। लेकिन हमारा डायरेक्शन निकालने में क्या ही जाता है। तो चलिए एक बार वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर देखते हैं कि हमारा 30 डिग्री डायरेक्शन में आ रहा है अल्फ़ा कि नहीं आ रहा है। तो ये एंगल मान लीजिए कि अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जब आप लोग ये अप्लाई करेंगे कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 साइन 60 डिग्री अपॉन 6 प्लस 6 cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा। अगर जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/2 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 9। तो आंसर आ जाएगा कि 1/√3। ये आ गया कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan अल्फ़ा जब ही होता है कि जब एंगल 30 डिग्री हो, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहले ही आपको बता दें कि दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आप लोग इससे डरिएगा नहीं। मतलब कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल का है। ऐसे ही हलवा चीज़ नहीं है कि कोई भी सॉल्व कर लेगा। पर आप लोगों को अगर वो दो फार्मूलेज में से r स्क्वायर वाला फार्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड, मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर ऐड करे गए टू गिव रिजल्टेंट विच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज 2 वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मतलब कि इसमें ये पूछा गया कि ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये आपस में मैग्नीट्यूड इनका सेम है, मतलब कि a इक्वल टू b है, और जो इनको इस तरीके से ऐड किया जा रहा है कि जो रिजल्टेंट है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही है, मतलब कि a इक्वल टू b इक्वल टू r, जो ऐसे ऐड किया गया है। तो अब इनको जब ऐसे ऐड किया गया है तो ये बताना कि ये थीटा कितना होगा।
तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। तो ये मान लीजिए कि ये जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर है, ये मान लीजिए कुछ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे लिख जाएगा। अब जब आप इसको ये जो हो गया, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब आप इस यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालेंगे, तो वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और कॉस थीटा आ जाएगा, -1/2। अभी आपको ये नहीं पता होगा कि ये -1/2 कॉस थीटा कब होता है, मतलब कि किस थीटा पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये अभी के लिए आप समझ लीजिए कि 120 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। पर जो एक चैप्टर आएगा हमारा मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स में ही आएगा, उसमें हम ये भी देखेंगे कि ये कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 120 डिग्री पे कैसे आई और ये बाकी सारी चीज़ें। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि थीटा की वैल्यू अगर 120 डिग्री होगी तो कॉस थीटा 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये 120 डिग्री आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 120 डिग्री। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड।